Hello, learners, and very welcome to Unacademy IES. So, aspirants, this is another session dedicated to 70th BPSC interview guidance program to help you, those aspirants who have already qualified main examination and now they are planning to appear. Now they are planning their interview preparation and going to appear in the interview. Before you appear in the real interview, we are offering you mock interview sessions. Mock interview sessions by experts. All right. And you can you can connect with the Unacademy team at Patna. And yes, you heard right. We are conducting these sessions in Patna, GB Mall, Boring Road, Charaha. Now, aspirants, the first topic in today's session, very relevant. ऑल राइट, इंटरव्यूज भी आपके जनवरी से स्टार्ट है, जनवरी में प्लान्ड है, यहाँ से शुरू होंगे. एंड फीलिंग सम. ऑल राइट, सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू, fog induced disruptions in India. Fine. So what kind of problem is going on every year? This is seasonal problem. ये हर साल की समस्या है, especially with respect to North India. And fog की वजह से, because of fog, delay of flights as well as ट्रेन. फ्लाइट एंड ट्रेन, फ्लाइट और ट्रेन दोनों का डिले होना, ये हमें हर साल यहाँ पर दिखता है. ऑल राइट, ओके. सो सिक्योरिटी is another concern. Security is another concern, and especially with regard to roadways and train maybe. And security is a concern regarding airways as well. दो तीनों में है वो, रोड, ट्रेन, एयर, सब में है वो एलिमेंट. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दिस कि व्हाई नॉर्थ इंडिया फेसेस दिस प्रॉब्लम एवरी ईयर. नॉर्थ इंडिया के सामने ये प्रॉब्लम हर साल इतनी ज्यादा आती ही क्यों है. ऑल राइट, सो अ कनेक्शन विद द ज्योग्राफी, यहां पर आता है कनेक्शन विद ज्योग्राफी. सो व्हाट हैपेंस, क्या होता है यहाँ पर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी नेचुरल रीजंस. जो नेचुरल रीजंस है, फॉर एग्जांपल रेडिएशन फॉग as well as role of air pollution. All right, so these two things are present here. The first one is known as radiation fog. We call this radiation fog as well. And what happens with respect to radiation fog, which is a dominant factor here or a dominant type of fog here. What happens under this radiation thing? होता क्या है यहाँ पर. Aspirants, what happens? Clear winter nights, that means cloudless winter nights. All right, rapid cooling of the ground, and nearby the ground sometimes presence of moisture. अब इसकी वजह से होता क्या है कि जो मॉइस्चर है फॉग में है, क्या अ काइंड ऑफ मॉइस्ट ही तो है, नमी ही तो है. ऑल राइट, मॉइस्चर. अब ठंड है, टेम्परेचर इज गोइंग डाउन, ऐसे में
जो नमी है, मॉइस्चर है, वो कंडेंस होना, कंडेंसेशन प्रोसेस सरफेस के आसपास होना शुरू हो जाता है. एंड बिकॉज ऑफ दिस कंडेंसेशन प्रोसेस व्हाट वी सी, फॉर्मेशन ऑफ फॉग. फॉग बनना शुरू होता है. वन मोर थिंग, in northern part of India during the winter season, the movement of the winds, जो हवाएं हैं, उनकी रफ्तार है, that is very low. या तो काम, या तो हवाएं बहुत धीमे चल रही होती है, या तो ना के बराबर मूवमेंट होता है. ऐसे में जो पार्टिकल्स हैं मॉइस्चर के इन द एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेरिक साइकिल होता है पार्टिकल्स का, वो हिंडर कर जाता है, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है. एज वेल एज जब वो सरफेस के आसपास जब वो ट्रैप होते हैं ऐसे पार्टिकल्स मॉइस्चर के, सो कंडेंस होकर के फॉग फॉर्म हो जाता है. एंड बिकॉज ऑफ दिस विजिबिलिटी, सो बिकॉज ऑफ दिस विजिबिलिटी गोज डाउन, विजिबिलिटी यहां से डाउन चली जाती है. दिस इज वन सच नेचुरल रीजन. ये तो नेचुरल रीजन की बात हो गई. आफ्टर दिस व्हाट वी सी, रोल ऑफ द एयर पॉल्यूशन. Under the air pollution, the mixing of smoke with fog, which forms smog. So, air pollution. Now, in air pollution, the bigger particles. अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो बड़े particles है एयर पॉल्यूशन के अंदर में, फाइन, these particles do not move because of the लेस मूवमेंट ऑफ द एयर. क्योंकि हवा मूव नहीं कर रही है तो पार्टिकल भी मूव नहीं करेंगे. अब वो जो पार्टिकल्स है एयर पॉल्यूटेंट्स जो है, दीज एयर पॉल्यूटेंट्स आर नियर बाय द सरफेस, सरफेस के पास में है, फाइन. सो इन्हीं के अराउंड, इन्हीं पार्टिकल्स के अराउंड, फॉर एग्जांपल ये पार्टिकल्स है, इन्हीं पार्टिकल्स के अराउंड मॉइस्चर कंडेंस होना शुरू हो जाता है. ऑलराइट, यहां पर तो प्योर मॉइस्चर था, दिस वाज प्योर मॉइस्चर, वो कंडेंस हुआ. बट यहां पर क्या हुआ, द न्यूक्लियस इज अ पार्टिकल, जो पॉल्यूटेंट्स है उनका पार्टिकल है, उसके अराउंड मॉइस्चर कंडेंस हो रहा है. एंड हियर कम्स द डिफरेंस. जैसे नेचुरल फॉग है, ड्यूरिंग नेचुरल फॉग जैसे ही सनराइज होता है, सो नेचुरल फॉग में क्या होगा, सनरेज है, सो बिकॉज ऑफ सनरेज नेचुरल फॉग ये डाउन जाएगा, विल गो डाउन, खत्म होता है. बट बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन, जो फॉग स्मॉग जो बनना शुरू होता है सरफेस के आसपास में, वो सनराइज होने के बाद भी खत्म नहीं होता, डाउन नहीं जाता. एंड दिस प्रॉब्लम इज विजिबल, अगर इसको ज्यादा बेहतर तरीके से देखना है, देन वी कैन सी नियर बाई दिल्ली एनसीआर रीजन, वहां पर हमें ये दिखती है. All right. Now you know about the reason of fog. All right. Natural and man-made दोनों आपके सामने आ गए. Because of this fog, what happens? LVP. That is what? LVP? Low visibility. And during low visibility, there are certain procedures. All right. So especially these procedures are associated with the flights. जो flights हैं उनके साथ में associate करते हैं. So low visibility procedures में take off, all right, and take off से ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर रहती है लैंडिंग की. all right, so इसके लिए there is a system which is known as instrument landing system or known as ILS. What is this? Instrument landing system.
Under this instrument landing system, radio navigation is used. What we use? We use radio navigation for the precision landing and takeoff. And for this category 3B protocol is used. All right. So category 3B is associated with the low visibility. You can see here. Let me show you. You can see. All right. So it's a ground based radio navigation. All right. And this is associated with the horizontal guidance as well as vertical guidance. And category under category 3B landings लो विजिबिलिटी, इवन 50 मीटर्स का भी अगर विजिबिलिटी है तो उस पर भी यहाँ पर लैंडिंग्स हो सकती हैं अंडर कैटेगरी 3B. बट दिस इज वेरी ट्रिकी थिंग. कैटेगरी 3B अंडर दिस व्हाट वी सी, पायलट्स को अलग से ट्रेनिंग दिया जाता है इस कैटेगरी के लिए. फाइन. एंड बहुत ही कम ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जहां पर ये फैसिलिटी, दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल. ऑल्दो एट दिल्ली दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल, ये फैसिलिटी वहां पर अवेलेबल है. वन मोर थिंग, ड्यूरिंग द फॉग डेज रोस्टर ऑफ द pilots, because not every pilot is trained under this category. For these low visibility landings and takeoff सारे pilots को ट्रेनिंग नहीं होती है. All the pilots are not trained, not certified. अब जिनके ट्रेनिंग है, जो सर्टिफाइड है, सो उन पायलट्स को इन एरियाज में, ऐसे एरियाज जहां पर फॉग का प्रॉब्लम है, लो विजिबिलिटी इज अ प्रॉब्लम, सो ऐसे पायलट्स को इन रूट्स पर डिप्लॉय करना पड़ेगा. दैट्स अ थिंग. According to DGCA, according to DGCA, 10th December to 10th Feb, 10th December to 10th Feb, this is the time of fog, और इसको ऑफिशियल फॉग सीजन बोला जाता है डीजीसीए के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग. ऊपर नीचे इसमें चेंजेस हो सकते हैं, पॉसिबल है. All right, and this is the time real time weather data is needed, इसका यूज किया जाता है. Predictive analysis, and right now we are using AI based forecasting as well. All right, use of the artificial intelligence is also going on. All right guys, so these are the things we see with respect to the flights. Fine. So I have explained all these aspects to you. All right, now why fog related flight disruptions can't be fully avoided. इनको पूरी तरीके से we can minimize, but we cannot fully avoid all these things. fully avoid नहीं कर सकते. why? what is the reason? रीजन ये है एस्पिरेंट्स, सेफ्टी लिमिट्स अंडर द एलवीपी, लो विजिबिलिटी, जो यहाँ पर प्रोटोकॉल होते हैं, प्रोविजंस होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं लो विजिबिलिटी के टाइम पर, यहाँ पर भी एक चीज पर खास ध्यान रखना पड़ता है, एंड दैट इज व्हाट, द ग्रेटर एयरक्राफ्ट स्पेसिंग. ऑलराइट, क्योंकि एयरक्राफ्ट को अगर रनवे पर लाना है, ऑलराइट, कहाँ लेकर आना है, ऑन रनवे, देयर इज अ नीड ऑफ ग्रेटर स्पेस. और अगर मैक्सिमम फ्लाइट्स ग्राउंडेड हैं, एयर में, हवा में नहीं है, ग्राउंडेड है, क्योंकि टेक ऑफ ही नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में दिस रिड्यूसेस द एयरपोर्ट स्पेस कैपेसिटी, रिड्यूस हो जाती है. 1 hour of fog can take 2 to 3 hours to recover. 1 घंटे का फॉग 2-3 घंटे लगाता है रिकवरी में. And because of greater need of the space, taxiing
दैट मीन्स वेन एवर एनी फ्लाइट, कोई भी फ्लाइट जब जो उसका स्टैंडिंग एरिया है, ऑल राइट, बे एरिया जिसको हम लोग कहते हैं, जहां से पैसेंजर ऑन बोर्ड होते हैं, डिबोर्ड होते हैं, उस एरिया से निकल करके और फ्लाइट रनवे की तरफ आती है, टैक्सीइंग, ऑल राइट, जहां पर फ्लाइट्स हैंगर एरिया आप कह लें, जहां पर खड़े होते हैं, फाइन। सो यहां से निकल के रनवे की तरफ आना। सो बिकॉज ऑफ द स्पेस, नीड ऑफ द स्पेस, टैक्सीइंग प्रोसेस स्लो हो जाता है, दिस कॉजेस कंजेशन, ऑल राइट, एज वेल एज लैंडिंग टेक ऑफ मिसमैच। कैट 3B system allows landing at lower visibility than takeoffs. लोअर विजिबिलिटी पर लैंडिंग तो अलाउ करता है, ऑल राइट, बट टेक ऑफ में प्रॉब्लम्स रहती हैं, एंड लीड्स टू एयरक्राफ्ट पाइलअप, एयरक्राफ्ट ज्यादा हो जाएंगे, पार्किंग शॉर्टेज, अनदर प्रॉब्लम, ऑल राइट। बट अगर विजिबिलिटी 50 मीटर से नीचे भी चली गई तो ऐसे में फिर ये कैटेगरी जो स्पेशल हमारा एलबीपी है, ये भी वर्क नहीं कर सकता, बिकॉज वन थिंग इज above everything, that is what, security of the passengers, security of the aircraft, all right, वो सबसे ऊपर आती है चीज की, ठीक है फ्लाइट डिले हो जाए कोई बात नहीं, बट कोई भी ऐसी मिस हैपनिंग वाली सिचुएशन बननी नहीं चाहिए, ऑल राइट। ओके, सो दीज आर द थिंग्स विद रिस्पेक्ट टू फ्लाइट्स, ये तो बात हो गई हमारी फ्लाइट्स की। नाउ लेट्स टेक अ लुक ऑन रेलवेज, जरा रेलवेज की बात कर ली जाए कि how the Indian Railway is managing this fog. And here we see the Indian Railway uses FSD. Indian Railway क्या यूज करता है? FSD. What is FSD? FSD is the fog safety device. All right. And आप हर साल देखो ट्रेन्स, मतलब कई तो ट्रेन कैंसिल, उनका तो पक्की बात है कि दिसंबर जनवरी में सम ट्रेन्स आर कैंसल्ड, कैंसल कर दी जाती, चलेगी नहीं। समटाइम्स वी सी डिले 12 आवर्स, इवन मोर देन 12 आवर्स का डिले भी हमें कई बार देखने को मिलता है, ऑल राइट। सो इंडियन रेलवे इज यूजिंग द फॉग सेफ्टी डिवाइसेस, एंड पैसेंजर सेफ्टी इज अबव स्पीड, पैसेंजर सेफ्टी को आगे रखा जाता है, स्पीड को कम, फाइन, सेफ रहना है, देर से घर पहुंचेंगे कोई बात नहीं। देन as well as we are using GPS based handled devices for the loco pilots, जो लोको पायलट्स हैं ट्रेन के अंदर में जीपीएस बेस्ड हैंड हेल्ड डिवाइसेस दी जा रही हैं फॉर द ऑडियो विजुअल अलर्ट्स, ऑल राइट। ऑडियो विजुअल अलर्ट्स में क्या है, व्हाट इज द पार्ट ऑफ द ऑडियो, व्हाट वी सी इन द ऑडियो विजुअल अलर्ट्स, about signals, green, red, etc., and about stations, level crossing, as well as presence of obstacles. So GPS based handheld devices काफी ज्यादा हेल्प करते हैं ये, एंड 25,000 नियर अबाउट 26,000 FSDs को डिप्लॉय किया है हमने अप टू दिसंबर 2025, and mostly allocated to the Northern Railway, because this is the part of railway where we see the fundamental, the basic problem of the fog. Fog का ज्यादा प्रॉब्लम हमें इसी एरिया में दिखता है। Then the government of India is also rolling out the Kavach system. बहुत बार आप सुनते हैं about Kavach, all right, although इसका implementation is not that much fast, but Kavach may bring a revolution. कवच सिस्टम को अगर हम ठीक से डिप्लॉय करना शुरू करें तो इससे एक बड़ा चेंज आ सकता है। कवच इज द ATP. what is कवच?
Kavach is kind of ATP. What is ATP? That is automatic train protection. All right. And नदर्न एंड सेंट्रल रेलवेज के अंदर में इसको यूज करने की बात है. दिस इज अ मॉडिफाइड सिग्नलिंग सिस्टम. ऑल राइट. एंड लिमिट ऑफ 2 ट्रेन्स बिटवीन स्टेशंस. अभी जो नदर्न एंड सेंट्रल रेलवे सिस्टम रेलवेज हैं, यहाँ पर मेजर्स रखे गए. लिमिट ऑफ 2 ट्रेन्स बिटवीन स्टेशंस. luminous strips on signals for better visibility. We all know very well luminous strips रोड पर भी दिखती हैं, फॉग में बहुत हेल्प करती है. many a times we drive, रोड पर luminous strips को देखते हुए हम ड्राइव करते हैं कहाँ तक रोड है. ऑल राइट. ओके, सो ये भी एक मेथड है. देन कवच आई वाज टेलिंग यू. एंड कवच डिस्प्लेस सिग्नल एस्पेक्ट्स इनसाइड लोकोमोटिव. लोकोमोटिव जो कैबिन है, उसी कैबिन में ही कवच सिग्नल्स को दिखा देता है. एंड अगर कभी जरूरत पड़ती है, then it applies automatic brakes as well when required. 738 किलोमीटर के 738 किलोमीटर के रूट के आसपास यहाँ पर लगाया गया इसको. दिल्ली मुंबई दिल्ली हावड़ा कॉरिडोर जो जो काफी बिजी रूट्स हैं, वहां पर खास तौर पर इसको ज्यादा प्रायोरिटी दिया गया है कवच को. ऑल राइट. एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कवच एंड कवच 4.0. ऑल राइट, वी नीड टू रोल आउट दिस. इसको हमको और बढ़ाने की जरूरत रहेगी. सो इट विल हेल्प बेटर. फाइन. आफ्टर दिस, so these are the things associated with the fog and other things. Now after this, aspirants, the next topic is petrodollar system. So what is the petrodollar? Actually, if you see the name, all right, petro means crude oil. All right, petroleum. And dollar, currency of America. Currency of America. And the way America captured Venezuelan president Nicolas Maduro. All right. So this arrest of Nicolas Maduro renewed focus on the declining influence of the petrodollar system. जो petrodollar system है, इसका जो influence डाउन जा रहा था, डिक्लाइन हो रहा था. Some experts are saying now America wants to increase the influence of the petrodollar system. All right. So what is this? है क्या चीज ये? Actually petrodollar system एक ऐसा system है जिसमें the payment of crude oil, the payment, all right, the payment was done in dollar. पेमेंट किसमें होगा बच्चे? पेमेंट was done in dollar. पेमेंट होगी डॉलर में. ओके, ठीक है. एंड आफ्टर दिस पेमेंट डॉलर में है. बिकॉज ऑफ दिस डॉलर की डिमांड हमेशा मार्केट में बनी रहेगी. डिमांड क्योंकि पेमेंट डॉलर में हो रहा है वर्ल्ड लेवल पर, सो डिमांड हमेशा रहेगी. ऑल राइट. अगर डिमांड यहाँ पर रहेगा, सो मार्केट के अंदर में इन द मार्केट डॉलर का सप्लाई भी ठीक रहेगा. सप्लाई भी ठीक से मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पर. एंड इफ डॉलर इज प्रेजेंट इन द मार्केट इन सफिशिएंट अमाउंट, और वो सर्कुलेट हो रहा है, डिमांड है, लगातार डिमांड बनी हुई है डॉलर की इन द मार्केट. बिकॉज ऑफ दिस व्हाट विल हैपन, जो अमेरिकन गवर्नमेंट है, all right, what may happen, the American government when they will present budget, जब वो अपना बजट लेकर के आते हैं, so they can present budget of deficit. डेफिसिट में वो जा सकते हैं, डेफिसिट का बजट वो दिखा सकते हैं. because there is sufficient supply of dollar in the market, तो मार्केट में जब डॉलर है तो यहां से वो डॉलर एब्जॉर्ब कर लेंगे, डॉलर ले लेंगे. फाइन, उधार ले लेंगे. राइट. अब चूंकि मार्केट में डॉलर अच्छे अमाउंट में है, डिमांड सप्लाई ठीक चल रही है, ऐसे में व्हाट विल हैपन कि डॉलर अपने
अमेरिकन गवर्नमेंट कैन टेक द लोन, उधार ले सकती है, डेट ले सकती है, डॉलर मार्केट में है, क्योंकि सप्लाई भी ठीक है, तो ऐसे में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम रहेगा। सो उधार भी ले लिया एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑल्सो वेरी लेस। सो इट वॉज अ वेरी गुड थिंग फॉर द अमेरिकन गवर्नमेंट, उनके लिए बड़ी बेहतर चीज हुआ करती थी। एज वेल एज पेट्रोल और क्रूड ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशंस, ऐसे कंट्रीज, ऑलराइट, कंट्रीज, ऐसे कंट्रीज जो कि जो कि क्रूड ऑयल को क्या कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे। सो कंट्रीज लाइक सऊदी अरब क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एंड द पेमेंट विल बी डन इन डॉलर। अब इनके पास क्या आ रहा है, डॉलर आ रहा है, क्या करें इस डॉलर का, इनकी तो करेंसी, द करेंसी ऑफ सऊदी अरब इज डिफरेंट, ऑलराइट, सो व्हाट टू डू विद दिस डॉलर। ऐसे में होगा क्या कि जो एक्सेस डॉलर, जो सरप्लस डॉलर है इनके पास में, दे विल पार्क दिस डॉलर इन अमेरिकन ट्रेजरी, अमेरिकन ट्रेजरी या अमेरिकन बॉन्ड्स में, जो बॉन्ड्स वगैरह हैं अमेरिका में, बॉन्ड्स इश्यूड बाय अमेरिकन फेड, उन्हें खरीद लेंगे। फाइन, कि ठीक है बॉन्ड खरीद लिए, कुछ एक इंटरेस्ट हमें तो मिलेगा इसके ऊपर में, फाइन। अब चूंकि मार्केट में डॉलर का डिमांड सप्लाई ठीक से मैनेज्ड है, तो ऐसे में अमेरिकन गवर्नमेंट को भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देना नहीं है, ऑलराइट, उनके पास डॉलर भी आते जा रहा है, जिससे वो अपना डेफिसिट वगैरह मैनेज कर लेंगे। बट रिसेंटली अ ट्रेंड स्टार्टेड, and this trend is known as the de-dollarization. What we call this system is known as de-dollarization. You can see here, आप यहाँ देखिए, de-dollarization trend. What is the meaning of de-dollarization? Meaning क्या है? Meaning of de-dollarization. Aspirants, meaning is this कि trade of the पेट्रोलियम, जो पेट्रोलियम का जो ट्रेड है, दैट कैन बी डन इन यूरो, यूरो में भी हो सकता है, दैट कैन बी डन इन चाइनीज युआन, एंड इवन व्हेन इंडिया स्टार्टेड import of oil from Russia, then what we focused on the payment will be made in rupee, पेमेंट किसमें होगा, रुपी में कर देंगे, all right. Same strategy we followed with Iran as well. कई वर्षों पहले जो हम ईरान से ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे, वहां से मंगा रहे थे ऑयल, एंड अमेरिकन सैंक्शंस आने शुरू होते हैं, ईरान को बायर्स नहीं मिल रहे थे, देन वी स्टार्टेड बाइंग द ऑयल फ्रॉम ईरान एंड सेटल्ड इन रुपी, हमने वहां पर भी रुपी को यूज किया। And many countries are pushing for euro and Chinese yuan, all right, so this is known as what, de-dollarization. This reflects a reduced dollar dominance in oil trade. In past, America got the benefit from petrodollar, एंड स्पेशली अगर आप यहाँ पर देखें, आप इस पूरे सिस्टम को ऑब्जर्व करें, पेट्रो डॉलर सिस्टम, सो इट इंश्योर्स sustained global demand for the US dollar, reinforcing US economic, financial, and geopolitical dominance. ब्रेटन वुड्स सिस्टम्स, IMF वर्ल्ड बैंक का जो सिस्टम है, जब वो डाउन जाना शुरू होता है तो हम देखते हैं डोमिनेंस ऑफ डॉलर स्टार्टेड, ऑलराइट, एंड the golden time of petrodollar 2002 to 2008, ऑयल प्राइसेस काफी ज्यादा रहे यूएस क्रूड इंपोर्ट्स के साथ में, एंड ऑयल एक्सपोर्टर्स रिसाइकल्ड, रिसाइकलिंग जो मैंने बताया था आपको कि द कंट्रीज विच आर एक्सपोर्टिंग द पेट्रोलियम, दे आर पार्किंग, they used to park the surplus dollar in the American bonds. अमेरिका में फेड रिजर्व जो बॉन्ड इशू करता है, उन्हें खरीद करके वो डॉलर में परचेस कर लिया करते थे इनको, तो अमेरिका को डॉलर का सप्लाई मिलते रहता था मार्केट से ही, ऑल राइट, ओके। सो
these things were going on. What happened in between? Structural shift post shale oil. शेल ऑयल की वजह से अमेरिका खुद से दुनिया का वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर बना एंड नेट ऑयल एक्सपोर्टर स्पेशली सिंस 2021. एंड बिकॉज ऑफ दिस, अब चूंकि अमेरिका खुद एक्सपोर्ट कर रहा है, यहां से दिस अल्टर्ड ट्रेडिशनल पेट्रो डॉलर डायनामिक्स एंड रिड्यूस्ड डिपेंडेंसी पैटर्न. ऑल राइट. एंड डी डॉलराइजेशन थिंग एज वेल एंड रिसेंट एक्शन बाय अमेरिका. तो ऐसे में अमेरिका को जो पेट्रो डॉलर है वो मिलना कम हो गया. फाइन. ऐसे में वन मोर प्रॉब्लम अमेरिका स्टार्टेड फेसिंग एंड दैट इज व्हाट? द फाइनेंसिंग ऑफ द डेफिसिट बजट. डेफिसिट बजट का फाइनेंसिंग कैसे किया जाए? और दिस एक्शन ऑफ अमेरिका इन वेनेजुएला, we all know very well, Venezuela has largest reserve of petroleum. All right. दुनिया भर के अंदर में जो पेट्रोलियम का सबसे बड़ा रिजर्व है वो किसके पास है? दैट इज इन वेनेजुएला. एंड द प्रोडक्शन इज वेरी लेस. प्रोडक्शन नियर अबाउट 1 मिलियन बैरल पर डे के आसपास में है. फाइन. सो व्हाट अमेरिका वांट्स, यूएस एम्स टू रिवाइव वेनेजुएला's ऑयल इंडस्ट्री. अब जब ऑयल एक्सपोर्ट वेनेजुएला से बढ़ेगा, सो व्हाट विल हैपन? पेमेंट्स विल टेक प्लेस इन डॉलर. पेमेंट्स किस में होंगी? डॉलर में होंगी. एंड बाय दिस वे अमेरिका विल स्टार्ट रिसीविंग द पेट्रो डॉलर एंड अमेरिका इससे जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है वो ठीक से कर पाएगा. ऑल राइट. सो some scholars highlighted this thing, this action of America in Venezuela is a desperate effort to protect American economy. American economy को बचाने का एक desperate effort है अमेरिका का, whatever they did in Venezuela. All right, okay. So these are the things अबाउट पेट्रो डॉलर. तो आपने यहाँ पर वेनेजुएला के साथ में ये एंगल भी, एक जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं एस्पिरेंट्स विद रिस्पेक्ट टू वेनेजुएला, ऑल राइट, वो लगातार मैं दिखाते हुए चल ही रहा हूँ. साथ में बांग्लादेश के अंदर में जो डेवलपमेंट्स हैं और भी जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, आई एम constantly highlighting these developments because international relation plays a crucial part in the BPS exam. All right, now let's highlight another angle, another point, and that is what? National Youth Day. All right. So National Youth Day is observed on 12th January. All right. And National Youth Day is the birth anniversary of great Saint Swami Vivekananda. Swami Vivekananda, who inspired a generation of youth, all right, by his character, courage, and service to the mankind, and he was a guide to building of nation. And in India, which is known as the land of youth, 65% of India's population below 35 years. So if India wants to become a developed country by 2047, विकसित भारत एजेंडा अगर इसको हमें आगे बढ़ाना है, then youth empowerment should be at the center. ये सेंटर पर होना ही चाहिए, youth empowerment. And to empower youth we have certain initiatives. हमारे कई सारे initiatives हैं. Before I start discussion about these initiatives, I would like to highlight some important aspects about the life and time of Swami Vivekananda ji. Aspirants, Swami Vivekananda ji, all right, his real name, Swami Vivekananda ji, his real name was Narendra. His real name was Narendra Nath.
Real name was Narendranath. All right. And he adopted this name on the suggestion of ruler of Khetri. Khetri is a place in Rajasthan, and the ruler was Ajit Singh. The teacher of Swami Vivekanand was Ram Krishna Paramhans. Who was the teacher? Ramakrishna Paramhans was the teacher of Swami Vivekananda. All right. Okay. Further, what we see, Swami Vivekananda and Ramakrishna Paramhans ji propagated the ideology of Vedanta, that is Upanishada. Okay. And Vivekanand ji attended that very popular conference on religion in 1893, which was held in Chicago, USA. And the legendary speech of Swami Vivekananda in the Chicago. All right. After this, Vivekananda ji visited Europe as well, and gave many lectures on Indian philosophy. For Vivekananda ji and Paramhans ji, the service to mankind was above everything. Service to mankind. Vivekananda ji had a deep faith in the youth, and he again he gave a call to youth, come forward to serve the nation. Yes, and that's why उनका जो birth anniversary है, the government of India declared the birth anniversary of Vivekanand ji as National Youth Day. Further, Subhash Chandra Bose was highly inspired by the ideas of Swami Vivekananda ji, and that's why once Subhash Chandra Bose called Vivekananda ji the spiritual father of Indian nationalism. All right, Subhash Chandra Bose called him spiritual father of Indian nationalism. All right. Okay. Further, in the year 1897, Swami Vivekananda ji founded Ramakrishna Mission in the memory of his teacher Ramakrishna Paramhans. All right. And there was one Irish lady. All right. She was influenced by the ideas of Swami Vivekananda, and her name was Margaret Noble. Margaret Noble came to India to serve Ramakrishna Mission, and Vivekananda ji gave her a different name, that was Sister Nivedita. All right. So these are certain important aspects associated with the life and time of Swami sorry Swami Vivekananda ji. Swami Vivekananda ji wrote certain books. कई सारी books लिखी हैं उन्होंने. One such very interesting book is on Raj Yoga. All right, book by Vivekananda ji on Raj Yoga. Fine. So, after this introduction about Vivekananda ji, I am taking you forward, and here I will be throwing light. I will throw light on the various initiatives started by the government of India. Government of India के जो initiatives हैं to add skill
और जो हमारा यूथ है, यूथ को अप स्किल करने के लिए एंड टू गेट द एडवांटेज ऑफ द डेमोग्राफिक डिविडेंड, उसका एडवांटेज लेने के लिए जो एफर्ट्स हैं, हम उनकी बात यहाँ पर करेंगे। एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू, बिकॉज रेयरली ऐसे ओकेजन्स आते हैं कि ऐसे एडिटोरियल्स हमें मिलते हैं कि जहां पर जितने भी मेजर इनिशिएटिव्स हैं रिगार्डिंग सर्टेन सेक्शन वो एक जगह पर मिल जाए। So in this editorial, in this article, you are going to observe most of the editorials, sorry, most of the topics associated with the youth, वो एक साथ एक जगह पर दिख जाएंगे आपको। Initiatives जो है youth के लिए, for example, you can see मेरा युवा भारत, that is my Bharat. All right, मेरा युवा भारत, that is my Bharat. It's a national digital youth platform linking volunteering, leadership and skill with AI enabled career services, mentorship and fit India integration, दोनों को जोड़ करके आगे किया गया है इसको। ऑलराइट, फिट इंडिया कैंपेन की डिजीज बर्डन, द यूथ शुड बी फ्री फ्रॉम डिजीजेस। जितना हेल्दी होगा यूथ, जितना स्वस्थ होगा, डेफिनेटली वर्किंग आवर्स उतने बेटर होंगे लाइफ के लिए, प्रोडक्टिविटी जो है उसमें उतना अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएंगे। आफ्टर दिस, नेशनल सर्विस स्कीम, दैट इज एनएसएस एंड विकसित भारत, यू कैन सी विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग, VBYLD, all right, and national service scheme, NSS. NSS promotes civic engagement and social responsibility through community service. VBYLD, National Ideation Platform, engaging near about 3,000 young leaders with digital outreach of 50.42 lakh youth via My Bharat and MyGov. So, young leaders दूसरे जो यूथ हैं उनके साथ में भी इंगेज कर सके और ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोग इंस्पायर हो। नेशनल सर्विस स्कीम एंड VBYLD। ऑल राइट, then we have Agnipath scheme. Okay, so what is this Agnipath scheme? Agniveer and Agnipath, and this Agnipath Agniveer scheme, there is a 4-year military service pathway for youth 17.5 to 21 ईयर, 17.5 साल से 21 साल के यूथ के लिए, ताकि उनमें एक डिसिप्लिन, टेक्निकल स्किल, पोस्ट सर्विस एम्प्लॉयबिलिटी भी बेटर होगा। एंड इसी में आप कुछ एक ऐसे भी होंगे सोल्जर्स जिनको गवर्नमेंट एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब उन्हें रिटायर्ड नहीं किया जाएगा, वो आगे भी अपनी सर्विस कंटिन्यू करेंगे आफ्टर दिस। Then we have PM Setu. Under the PM Setu, upgradation of the ITIs. It's a flagship initiative to upgrade 1,000 plus ITIs through government-owned industry management hub and spoke model. What is this hub and spoke model? Guys, hub and spoke model works something like this कि एक सेंटर बनाया जाएगा और ये सेंटर के आसपास जो भी बाकी दूसरे, मान लीजिए कि हमने एक एक ITI पकड़ा, ऑलराइट, या कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी बनाया हमने जो हब हो गया यहाँ पर, और ये जो बाहर की तरफ है वो बाकी जो ITIs हो गए। सो ऐसे में ये जो ITI है यहाँ पर मॉडल ITI हो सकता है, कोई और इंस्टीट्यूशन हो सकता है, IITs की हेल्प भी ली जा सकती है, NITs की हेल्प भी ली जा सकती है। ऑलराइट, सो अब इसका ड्यूटी, यहाँ पर ड्यूटी क्या हो गई इसकी कि जो बाकी जो ITIs हैं इनको ठीक से डेवलप किया जाए। दिस मॉडल इज नोन एज हब एंड स्पोक मॉडल। ऑलराइट, ओके, एज वेल एज स्किल इंडिया मिशन, अनदर प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ अस। एक और प्रॉब्लम आती है हमारे सामने कि वी हैव यूथ, हमारे पास युवा है, बट एम्प्लॉयबिलिटी, जो एम्प्लॉयबिलिटी है दैट इज लेस, वो कम है। कि यूथ तो है बट उसको जॉब देना, राइट, दैट्स अ प्रॉब्लमेटिक थिंग।
उसमें वो स्किल्स नहीं है विच आर नीडेड बाय द इंडस्ट्री, जिनकी इंडस्ट्री में जरूरत है। नाउ व्हाट टू डू, अब फिर क्या किया जाए? सो फॉर दिस स्किल इंडिया मिशन, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्किल इंडिया मिशन, ऑलराइट, ओके। आफ्टर दिस पीएम विकसित भारत रोजगार योजना, अगेन 3.5 CR jobs in 2 years by providing incentives to both youth and employees। ये भी गवर्नमेंट ने अपने बजट में हम देखते हैं प्लान्स को आगे बढ़ाया है उन्होंने। as well as those who want to become entrepreneur, all right, like I am not searching a job, I will become an employer, मैं जॉब दूंगा स्टार्टअप सिस्टम में आकर के। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया is running PM Mudra Yojana, all right, under the Mudra Yojana what we see, so it's a kind of microfinance, all right, development refinancing agency। so startups को what we see here, recognition of 1.97, लगभग 2 लाख के आसपास स्टार्टअप्स को रिकॉग्नाइज, एंड कोलेट्रल फ्री लोन्स अप टू 20 लाख। कोलेट्रल फ्री मतलब कोई आपको यहाँ पर आप कोई ऐसा एसेट नहीं रखना है जिसके अगेंस्ट में आपको लोन लेना है। अंडर द मुद्रा योजना 20 लाख तक लोन आपको मिल सकता है। फिट इंडिया मूवमेंट, I have already highlighted Fit India movement, Sundays on cycle, all right, for the fitness के लिए। then राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, then we have youth spiritual summit and Kashi declaration, all right। this is what is this youth spiritual summit and Kashi declaration? This is for mental well-being of the youth as well as value based leadership aligned with the nasha mukt yuva। फाइन, यूथ ग्रोथ करे और वो ग्रोथ ऐसी होनी चाहिए कि होलिस्टिक होनी चाहिए, वैल्यू ड्रिवन होनी चाहिए। फॉर दिस यूथ स्पिरिचुअल समिट एंड काशी डिक्लेरेशन वी हैव राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, होलिस्टिक एडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम, हेल्थ के लिए यूथ की, all right, substance misuse and NCD prevention, non communicable diseases, all right, and I have already discussed about the life and time of Swami Vivekanand ji, all right। After this, now we have arrived just a while sorry aspirants, आज थोड़ा सा गला ठीक नहीं है ऐसा लग रहा है। फाइन, okay, now the next topic is बाल विवाह मुक्त भारत अभियान, and till 2030 2030 तक, all right, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, सो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ये प्लान कर रही है कि बाय 2030 वी विल मेक इंडिया फ्री फ्रॉम बाल विवाह, बाल विवाह से हम इसको मुक्त कर लेंगे। एंड ये कैंपेन शुरू किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1 साल पहले, नियर अबाउट, एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर, 1 साल कंप्लीट होने के बाद में, नाउ वी आर लॉन्चिंग 100 डेज अवेयरनेस कैंपेन, 100 डे का अवेयरनेस कैंपेन हम स्टार्ट कर रहे हैं, रीअफर्मिंग इंडियाज कमिटमेंट टू एंड चाइल्ड मैरिज बाय 2030, ऑलराइट। एंड दिस गोल, ये जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा गोल है, दिस गोल इज अलाइंड विद द SDG 5.3, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 5.3 से अलाइंड है, ओके। ऑल्दो वी आर पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, हमने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए, स्टिल द चाइल्ड मैरिजेस ऑल्दो मिनिमाइज हुए हैं, नंबर कम हुआ है,
बट स्टिल सर्टेन इश्यूज आर प्रेजेंट, कुछ इश्यूज कुछ प्रॉब्लम्स आज भी हैं हमारे सामने, and these issues are associated with the socio-economic inequality, gender norms and education gaps, and that's why government is working on the chains break approach. What is this chains break approach? ये क्या होता है? ये सब टर्म्स आपको ध्यान रखने पड़ते हैं। ऑल राइट। ऑल्दो एस्पिरेंट्स, ऐसा कुछ नहीं है कि आपने पता होता है चेन्स ब्रेक अप्रोच है क्या। मान लीजिए किसी एरिया में जहां पर आपने ऑब्जर्व किया कि बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एजुकेशन, इलिटरेसी की वजह से, बिकॉज ऑफ इलिटरेसी, ऑलराइट, ये चाइल्ड मैरिजेस आगे बढ़ रही हैं। तो आपने फोकस किया अवेयरनेस कैंपेन पर, स्प्रेड ऑफ द एजुकेशन, इस पर फोकस करना शुरू किया। ऑलराइट, ऐसे में क्या होगा, जो चेन है, एजुकेशन प्रोवाइड किया तो वो चेन आ रहा था और यहां पर आपने क्या कर दिया, वो चेन ब्रेक कर दिया। ऑलराइट, सो इट मींस कि अब वो जो एक सोशल इविल चल रही थी वो यहां से ब्रेक हो गई। नाउ व्हाट वी सी हियर, यू मस्ट नो व्हाट इज चाइल्ड मैरिज। इंडिया में when we try to define child marriage, then what is child marriage? In India, if the age of the girl is below 18 and age of the boy is below 21, और दोनों में से कोई एक भी अगर उसका एज गर्ल है तो बिलो 18, बॉय है तो बिलो 21 अगर एज है, then that marriage will be known as a child marriage। क्या बुलाएंगे उसको हम, child marriage। And child marriage is banned, prohibited under the BNS Bharatiya Nyaya Samhita 2023, as well as POXO, as well as POXO। All right, so you must be aware about the full form of POXO। full POXO का हमने बहुत बार मेंशन किया है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। All right, so these are the things here। POXO में भी बैन है। अल्टीमेटली वी हैव सर्टेन रिपोर्ट्स, हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स भी हैं गवर्नमेंट की, लाइक वी हैव NFHS सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2019-21, and under this what we see, in 2005-6 the child marriage in India, it was at 47.4%, declined to 23.3% 1920 के टाइम पर, तो डिक्लाइन तो हुआ है, बट देयर इज अ पॉइंट ऑफ वरी। अक्रॉस द ग्लोब इंडिया अकाउंट्स फॉर नियरली 1/3 ऑफ वर्ड्स चाइल्ड ब्राइड्स, स्पेशली मैंने क्या बोला, ग्रूम नहीं बोला, ब्राइड बोला। दैट मीन्स कि दुनिया भर में जितने भी चाइल्ड मैरिजेस हैं उसका 1/3 चाइल्ड मैरिजेस, एंड स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू फीमेल्स, फीमेल्स के रिस्पेक्ट में कहां पर है 1/3, इंडिया में हमें दिखती है। ऑलराइट, एंड नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में बता चुका हूं आपको पहले, SDG 5.3 की बात है, एंड यू कैन सी हियर, आप यहां पर देख सकते हैं, आप बाल विवाह मुक्त भारत अभियान, व्हाट इज बाल विवाह मुक्त भारत अभियान 24 में स्टार्ट किया, 2030 तक प्लान है इंडिया टू मेक इंडिया फ्री फ्रॉम चाइल्ड मैरिजेस। ऑलराइट, 2026 तक 10% रिडक्शन, रिड्यूस चाइल्ड मैरिज प्रेवलेंस बाय 10%, 10% 26 तक कम कर 30 तक फिनिश करना है, खत्म करना है, इरेडिकेट करना है सोसाइटी से इसको। ऑलराइट, नाउ now you need to know the legal and the constitutional basis, because बातें जो conceptual है वो तो कर ली, all right, but as an officer आपके पास और भी points होने चाहिए। then you can connect this बाल विवाह मुक्त भारत अभियान with the article 21, article 21 which guarantees right to life and dignity,
and the Prohibition of Child Marriage Act 2006. This is legal and constitutional base. And certain Supreme Court judgments उन्होंने भी इस बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को स्ट्रेंथन किया है. फाइन. देन under this बाल विवाह मुक्त भारत अभियान there is a provision of CMPO. So CMPO क्या है? What is CMPO? चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर्स. डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इनको अपॉइंट किया जाएगा. एज वेल एज टेक्नोलॉजी इनेबल्ड BVMB पोर्टल्स बनाए जाएंगे. ऑलराइट. देन ट्रेनिंग ऑफ आंगनवाड़ी एंड पंचायत, जो NGOs के थ्रू यूथ को ट्रेनिंग, रिलीजियस लीडर्स को भी हम यहाँ पर उनकी भी हेल्प हम यहाँ पर ले सकते हैं. For the real-time monitoring and reporting, BVMB portals can be used. इनको use किया जा सकता है. And now, definitely, prevention, preventive action through counseling. अगर कभी मालूम चलता है कि बाल विवाह कहीं पर, चाइल्ड मैरिज इज अबाउट टू हैपन, होने वाली है. All right. So counseling, injunction, awareness drives and rapid response. ऑल राइट. इस तरह की चीजें हैं जहां पर डिटरेंस क्रिएट ना करके, डरा करके नहीं, काउंसलिंग से भी अगर हम कर पाए तो पहली प्रायोरिटी वही है, अवेयरनेस फैला करके. बिकॉज आप बाल विवाह में भी अगर आप चाइल्ड मैरिज देखें इंडिया में, तो दिस इज मेजरली एसोसिएटेड विद फीमेल्स. एंड अगर किसी लड़की की मैरिज अर्ली एज में हो रही है, ऑल राइट, एंड प्रेगनेंसी ऑकर होती है, तो उसकी हेल्थ के लिए भी वो बहुत खराब है, डिजास्ट्रस है. एंड दैट इज विच इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ मदर एज वेल एज चाइल्ड. दिस इज वन बायोलॉजिकल एंगल, एज वेल एज इट हिंडर्स द पर्सनल ग्रोथ ऑफ द फीमेल. एजुकेशन से उसको डिप्राइव कर देता है, शिक्षा नहीं मिल पाती है. एज वेल एज एक अच्छा वर्कफोर्स, जो कि इकोनॉमी के लिए एक अच्छा वर्कफोर्स हो सकता था, ऑल राइट, तो वो वर्कफोर्स भी छूट जाता है. ऑल राइट. सो दीज आर द थिंग्स वी शुड टेक केयर ऑफ. एंड छत्तीसगढ़ ने एक अच्छा यहाँ पर ग्राउंड ब्रेकिंग, यहाँ से हमें एक अच्छा रास्ता दिखता है. बालोद डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ became India's first child marriage free district. And interestingly, Chhattisgarh, all right. So छत्तीसगढ़, झारखंड, जिनको हम ये मान के चलते हैं कि ट्राइबल पॉपुलेशन है वहां पर, ठीक ठाक है उनका नंबर, वहां पर डेंस फॉरेस्ट एरियाज हैं, लिटरेसी उतनी बेटर नहीं है, बट दीज स्टेट्स आर शोइंग अ पाथ. ये राज्य हमें रास्ता भी दिखा रहे हैं. ऑल राइट. मिनरल रिच तो सब है ही, वो तो हम जानते ही हैं. ऑल राइट. बट सच काइंड ऑफ डेवलपमेंट्स शो द एस्पिरेशन ऑफ द स्मॉलर स्टेट्स, कि ह्यूमन डेवलपमेंट के जो इंडिकेटर्स हैं उन पर अच्छा करके एक अच्छा नाम अर्न किया जा सकता है. ऑल राइट. सो डेफिनेटली जिन ऑफिसर्स ने यहाँ पर वर्क किया होगा उनको भी रिकॉग्निशन मिला होगा. आप ऑफिसर बनेंगे तो आपके सामने भी ऐसी स्कीम्स ढेरों हो सकती हैं जिनको आप ठीक से इम्प्लीमेंट करवा करके यू कैन शो अ पाथ, आप एक रास्ता दिखा सकते हैं. ऑल राइट एस्पिरेंट्स, सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड. आज की क्लास में मेरी तरफ से ये टॉपिक्स थे. आई विल सी यू टुमारो इन डिफरेंट सेशन. ऑल राइट. एंड एज आई ऑलवेज से, together we can. Thank you. Let's crack it.